हेलो भाई बहनों मित्रों दोस्तों जो भी हो, तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 जो आपका प्यारा सा सब्जेक्ट साइंस है, उसका चैप्टर स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग आपको हमारा जो अर्थ है उसके बाहर की दुनिया से हम आपको वाकिफ कराएंगे कि कितना मतलब सुंदर है, क्या क्या होता है। मतलब एक्चुअल में जो बाहर की स्पेस की दुनिया है, उसमें ऐसी चीज़ें होती है जो कि मतलब आपको हैरान कर देगी एक तरीके से। आप तो ये इमेजेस ही देख के हैरान हो गए होंगे कि मतलब बेसिकली कहीं कहीं पे ऐसा ऐसा एरिया होता है कि मतलब ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि कोई भी लाइट भी उससे पास, मतलब लाइट को भी वो खींच लेता है अपने अंदर, इतनी ग्रेविटी होती है। या फिर कहीं पे इतना बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, सुपरनो मतलब उसको सुपरनोवा एक्सप्लोजन बोलते हैं। कहीं पे वो होता है, कहीं पे स्टार मर जाता है, कहीं पे नया स्टार फॉर्मेशन होता है, और ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग और आपको हैरान कर देने लायक चीज़ें होते हैं सोलर सिस्टम में, जो कि आप कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे। ठीक है, तो अभी तो इस वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे स्टार्स, कोई कुछ स्टार्स के बारे में, और सोलर सिस्टम, हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके बारे में। ठीक है, तो देखिए, जो हमारा जो सन है, प्लैनेट्स है जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, और जो और सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, ये सब हमारा मिलके सोलर सिस्टम बनाते हैं, जैसा कि आपको पता होगा। देखिए, कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, सन सन सबसे सेंटर में होता है सोलर सिस्टम का, और यहाँ पे मर्क्यूरी, वीनस, ये मर्क्यूरी हुआ, ये वीनस हो गया, ये अर्थ हो गया, ये मार्स हो गया, ये जुपिटर हो गया, ये सैटर्न हो गया, और ये यूरेनस और ये नेपच्यून हो गया। ठीक है, तो टोटल 8 प्लैनेट्स है हमारे सोलर सिस्टम में। ठीक है, तो अभी सेकंड में देखिए, द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। मतलब देखिए, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स का मतलब है जो कि आप सोच लीजिए कि जो ऑब्जेक्ट स्पेस में पाए जाते हैं, वैसे ऑब्जेक्ट को सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट बोला जाता है। ठीक है, तो स्पेस में जो ऑब्जेक्ट्स है वो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स है। तो जो स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट मतलब जो स्पेस के बारे में जो स्टडी होता है, जो स्पेस की जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी होता है, उससे एसोसिएटेड फिनोमिना को हम लोग एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये भी एस्ट्रोनॉमी के, ये भी एस्ट्रोनॉमी, ये भी एस्ट्रोनॉमी, सब एस्ट्रोनॉमी के ही फील्ड में आते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अभी हमारा जो, देखिए हमारा ये अर्थ है। ठीक है, मतलब आप खुद को जूम आउट मतलब जैसे कि आप सोच लीजिए कि आप अपने घर में, अगर आप घर से थोड़ा ऊपर 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 ऊपर, एक टाइम पे आप इतने ऊपर आ जाएंगे कि आप अपने अर्थ को ही पूरा का पूरा एक बार में देख पाएंगे। पर फिर अगर आप उससे और दूर 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 अपने अर्थ से जाएंगे तो देखेंगे कि आप सोलर सिस्टम से, मतलब सोलर सिस्टम आप एक बार में पूरी अच्छे से देख पाएंगे। फिर उसके बाद अगर आप और थोड़ा दूर 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 जाएंगे तो देखिए कि आपका गैलेक्सी, मतलब आप गैलेक्सी से बाहर निकल गए। ठीक है, और अगर आप गैलेक्सी से भी दूर 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 जाएंगे तो फिर आप देखेंगे कि थोड़ा ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज है। और फिर उसके बाद आप ये मत सोचिए कि ग्रुप ऑफ स्टार्स है, ये एक्चुअल में ग्रुप ऑफ गैलेक्सी है। मतलब सोचिए, वो भी ये पूरा का पूरा यूनिवर्स नहीं है, इससे भी और कितना पता नहीं, जाने कौन कितना बड़ा होगा हमारा यूनिवर्स इससे भी। पर ये बस उसका, हमारे यूनिवर्स का एक छोटू सा पार्ट है। ठीक है, और भी कहाँ तक एक्सटेंड करते हैं वो अभी तक के हमने निकाला नहीं, कितना बड़ा है हमारा यूनिवर्स। ठीक है, तो ऐसे है ये आपका मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, तो इसमें इसमें कम से कम 100 बिलियन स्टार्स है। ठीक है, एक ही गैलेक्सी में 100 बिलियन स्टार्स है। ठीक है, मतलब 100 बिलियन सोलर सिस्टम्स है एक गैलेक्सी के अंदर। ऐसे ही जैसे आपका एक सोलर सिस्टम, वैसे 100 बिलियन सोलर सिस्टम्स है। और देखिए, वो नंबर आप काउंट कर सकते हैं एक ही गैलेक्सी में, और एक यूनिवर्स में इतने सारे गैलेक्सीज है। मतलब ऑलमोस्ट, मतलब हमको पता नहीं है कितने गैलेक्सीज है, और मतलब एस्टिमेटेड नंबर भी नहीं है हमारे पास कि कितने गैलेक्सी है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। पर ये आप देखिए, इतने सारे गैलेक्सीज अगर आप एक ही बार में देख पा रहे हैं, मतलब देख पा रहे हैं, तो सोचिए उनमें से एक ही ऐसा प्लेनेट, एटलीस्ट भी नहीं, एट मोस्ट एक प्लेनेट ऐसा होगा। तो एटलीस्ट बहुत सारे अर्थ जैसे प्लैनेट होंगे, बहुत सारे। ये हमारे एक ही गैलेक्सी में अगर 100 बिलियन स्टार्स हैं तो एटलीस्ट 3-4 तो ऐसे अर्थ जैसे प्लैनेट होने चाहिए ना। हमारे साइंटिस्ट तो एक भी नहीं ढूंढ पाए जिधर पे लाइफ एग्जिस्ट है, ऐसा प्लैनेट। ठीक है, पर हम उम्मीद करते हैं कि आगे जाके हमारे जो साइंटिस्ट है वो एक ना एक तो अर्थ जैसा प्लैनेट ढूंढ पाएंगे। मतलब अभी तक के तो फिलहाल ऐसा प्लैनेट ढूंढे जो कि अर्थ जैसा है, पर वहाँ पे लाइफ नहीं ढूंढ पाए। अभी तक के लाइफ और कोई प्लेनेट में ढूंढ नहीं पाए हैं। हाँ, तो अभी हो गई बहुत दूर दूर की बातें, अभी चलते हैं हमारे सोलर सिस्टम में वापस।
अभी आया आपका डिड यू नो फैक्ट्स, मतलब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको ये सब जानना जरूरी है, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 सेकेंड इज अप्रॉक्स 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब 1 सेकेंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर दूर जा सकता है। भाई आपका कार तो 1,000 किलोमीटर 1 घंटे के अंदर नहीं जा सकता, पर ये लाइट कुछ ज़्यादा ही तेज़ है कि भाई 3 लाख किलोमीटर, इसलिए लाइट को सबसे फास्टेस्ट चीज़ बोलते हैं हमारे पूरे यूनिवर्स में, ठीक है। और कोई इससे तेज चीज़ है नहीं, ठीक है। तो डिस्टेंस कैलकुलेटेड बिटवीन द अर्थ एंड स्टार्स एंड अदर फार ऑब्जेक्ट्स इज बाय यूनिट लाइट ईयर। तो देखिए आपको कितने मतलब डिस्टेंस की यूनिट्स याद होंगे, ठीक है। मतलब ज़्यादातर तो 7 ही याद होंगे आपको डिस्टेंस की यूनिट, जैसे कि डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं वो वाला यूनिट, ठीक है। तो मिलीमीटर हुआ, सेंटीमीटर हुआ, डेसीमीटर हुआ, मीटर हुआ, फिर डेकामीटर हुआ, फिर हेक्टोमीटर हुआ, फिर किलोमीटर हुआ। ये सात सात आपको पता होंगे। पर देखिए हमारे सोलर सिस्टम, मतलब सोलर सिस्टम बोल रहा हूँ, पूरे हमारे यूनिवर्स में चीज़ों को किस चीज़ से काउंट करते हैं, मतलब किस डिस्टेंस यूनिट से काउंट करते हैं, उसका नाम है लाइट ईयर। तो मतलब बेसिकली लाइट ईयर क्या होता है, 1 साल में लाइट कितना दूर ट्रैवल करता है उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं लाइट ईयर, जो कि है 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर्स। मतलब सोचिए आपका लाइट 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड ट्रैवल करता है, और और लाइट 1 साल में कितना ट्रैवल करते हैं उसके हिसाब से हम लाइट ईयर ढूंढते हैं। तो आप बोलेंगे कि फिर तो जो क्लोज स्टार्स होंगे उनके लिए तो किलोमीटर अपन यूज़ कर सकते हैं। नहीं, देखिए हमारे जो सबसे क्लोजेस्ट स्टार है वही खुद 4.35 लाइट ईयर्स दूर है, और अगर किलोमीटर में डिफाइन करा जाए तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अपन जो अपने जो स्टार्स और ये गैलेक्सीज कितने दूर है उसको हम लाइट ईयर से डिफाइन करते हैं। और जो आपका क्लोजेस्ट गैलेक्सी है वही खुद 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। मतलब सोचिए आपका जो सबसे क्लोजेस्ट गैलेक्सी है उसका नाम एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, ठीक है। अगर मैं एक्स्ट्रा के लिए बोल दूँ तो 2.5 मिलियन, सोचिए बस एक गैलेक्सी जो सबसे क्लोज है हमारे अर्थ से, उसी का ही ये है यूनिट है मिलियन। तो अभी कुछ वर्षों बाद पता नहीं कोई और भी ये मेजरिंग यूनिट आ जाएगा जो कि लाइट ईयर से भी बड़ा हो सकता है, मेरे को नहीं पता, पर हो सकता है ऐसा बाद में, ठीक है। तो क्लोजेस्ट स्टार अल्फा सेंचुरी है, ठीक है, अल्फा सेंचुरी, ठीक है। और जो इट टेक्स अराउंड 8 मिनट्स 20 सेकेंड्स फॉर द लाइट टू रीच अर्थ, मतलब सन से जो लाइट एमिट होता है उसको 8 मिनट्स 20 सेकेंड्स लगते हैं हमारे अर्थ तक रीच करने के लिए। तो ले लीजिए कि आपका सन अचानक से गायब हो गया, तो आपको 8 मिनट्स 20 सेकेंड्स बाद पता चलेगा। अगर आप लाइट चैप्टर रिवाइज करेंगे तो आपको याद होगा कि जब तक कि हमारा लाइट रीच करता है हमारे आँखों में तब जाके हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो हम लोग सन को कब तक के देखेंगे, जब सन गायब हो जाएगा तो 8 मिनट्स 20 सेकेंड्स तक देखेंगे, फिर उसके बाद जाके हमें पता चलेगा कि सन भैया हमें अलविदा कह के जा चुके हैं, ठीक है। तो अभी सन के केस में हम 8 मिनट्स 20 सेकेंड्स पुराना सन देख रहे हैं हम। तो सोचिए स्टार्स के केस में हम स्टार्स का एक्चुअल में पास्ट देख रहे हैं। अभी अगर आप रात को ये वीडियो देख रहे हैं तो आप जो स्टार्स को देख रहे हैं वो एक्चुअल में चार भी नहीं है, तो क्लोजेस्ट स्टार अल्फा सेंचुरी के बारे में बोल रहा हूँ कि वो 4 साल पुराना स्टार आप देख रहे हैं। और सारे जो स्टार है वो तो कम से कम 100 लाइट ईयर्स दूर होंगे, कोई 1000 लाइट ईयर्स दूर होगा, ऐसे करके होंगे। तो आप सोचिए आप 1000 साल पुराना, 500 साल पुराना स्टार देख रहे हैं आज। मतलब अभी तक के उनमें से कोई कोई गायब भी हो चुके होंगे पर फिर भी आपको दिख रहे हैं क्योंकि उनका लाइट अभी तक के आपके आंखों में पहुंच रहा है। उनमें से कोई कोई तो गायब भी हो चुके होंगे, कोई कोई फट भी चुके होंगे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट कि देखिए आप क्या सोचते हैं हमारे अर्थ के अराउंड कितने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स घूम रहे होंगे। आर्टिफिशियल सैटेलाइट का मतलब देखिए जो सैटेलाइट जो हम अर्थ से स्पेस में भेजते हैं, आपको पता होगा नासा वाले भेजते हैं, ठीक है। तो कितने सैटेलाइट्स है, आप में से कोई सोचेंगे 100, कोई सोचेंगे 1000, कोई सोचेंगे 500, कोई सोचेंगे 2000, बट एक्चुअल में 8200 सैटेलाइट्स आज की डेट में हमारे अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रहे हैं। सोचिए 8200 और तो कोई रिसर्चर्स के अनुसार तो ये कहा गया है कि हमारे अर्थ के अराउंड जो ऑर्बिटेड सैटेलाइट्स जो बंद हो चुके हैं, तो एक्टिव सैटेलाइट्स होंगे, पर जो सैटेलाइट्स बंद हो चुके हैं वो एक तरीके से गार्बेज क्रिएट कर रहे हैं स्पेस में। मतलब सोचिए हम जो ह्यूमंस है वो अर्थ पे भी गार्बेज फैला रहे हैं और ऊपर से स्पेस में भी कचरा फैला रहे हैं, स्पेस को भी नहीं छोड़ेंगे अब।
गजब बेइज्जती है। हरा रहा हूँ, ठीक है। तो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का तो मतलब मैंने आपको बताया था कि जो ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन स्पेस, लेकिन हमारे जो मतलब शायद हमारे नोट्स में मैम ने लिखाया था कि ऑब्जेक्ट्स विच आर प्रेजेंट इन द नाइट स्काई। तो नाइट स्काई में तो क्लाउड्स भी प्रेजेंट होते हैं, इसलिए मेरे को ये वाला डेफिनेशन उतना अप्रोप्रिएट नहीं लगा, इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट दैट आर प्रेजेंट इन स्पेस आर द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे प्लैनेट, अर्थ इटसेल्फ, और कॉमेट, मीटेराइट्स, एस्ट्रॉइड्स, स्टार्स, फिर ब्लैक होल्स, ठीक है। उतना दूर नहीं जाना चाहता, ठीक है, अपने 8th क्लास में ही रहते, ठीक है। तो अभी आप ये इमेज देखिए, ठीक है, थैंक्स टू डिपॉजिट फोटोज। हाँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ब्लर इमेज है, ठीक है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट कर देना, ठीक है। तो देखिए हमारा जो मून है, कभी ऐसा दिखाई देता 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 है, कभी ऐसा, कभी ऐसा, ठीक है। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण हम नेक्स्ट वाले ये में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी बेसिकली इन सब का नाम डिस्कस कर लेते हैं कि ये फुल मून है, ठीक है, मतलब ये पूरा दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये फुल मून है। गिब्बस मून का मतलब फुल मून से थोड़ा सा छोटा, ठीक है। आप देखते होंगे कभी कभार फुल मतलब मून पूरा फुल नहीं रहता है, थोड़ा सा उसका थोड़ा पार्ट दिखाई नहीं देता है, ऐसे कुछ दिखाई देता है, ठीक है। तो उसे हम गिब्बस मून बोलते हैं। और हाफ मून मैंने ये थोड़ा गलत लिख दिया, ठीक है। हाफ मून ऐसा दिखता है, ठीक है, ऐसा दिखता है, ठीक है, ये थोड़ा गलत हो गया इमेज, ठीक है। हाफ मून ऐसा दिखता है, याद रखना, ठीक है। अगर बनाने के लिए पूछा डायग्राम तो आप ऐसा बना सकते हैं आराम से, ठीक है। और फिर क्रेसेंट मून, क्रेसेंट मून तो हाँ, ये क्रेसेंट मून ऐसा कुछ होता है, ठीक है, मतलब पूरा का पूरा क्रेसेंट शेप। ज़्यादातर देश के मतलब कोई कोई देशों के झंडियों में भी ऐसा ही मून दिखाई देता है, ठीक है। और एक न्यू मून होता है। न्यू मून का मतलब चांद आपको आकाश में दिखाई नहीं देता, न्यू मून का मतलब चांद दिखाई नहीं देगा, ठीक है, आपको आकाश में। तो एक तरीके से न्यू मून मतलब ये पूरा जो क्रेसेंट मून है ये पूरा का पूरा गायब हो जाता है एक टाइम पे, ठीक है। तो अभी ये न्यू मून से लेके फुल मून तक की जर्नी कितनी लंबी होती है, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, हाँ, फुल मून से मतलब नेक्स्ट फुल मून तक की जर्नी कितनी होती है, वो होती है ऑलमोस्ट 29 डेज की, ठीक है। मोर देन 29 डेज लिखे, ठीक है, मोर देन 29 डेज, मतलब हर 29 डेज के बाद आपको और एक नया फुल मून देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी आपने देखा कुछ फेजेस ऑफ द मून, जैसे कि ये फुल मून है, गिब्बस मून है, हाफ मून है और क्रेसेंट मून है। हाफ मून आपको ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है, क्योंकि हाफ मून ऐसे ही दिखता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ा इमेज में गलती कर दी, क्योंकि ये इमेज में नहीं था, मैंने जानबूझ के ऐड किया इमेज में, ठीक है। तो आप कुछ ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। डायग्राम अगर आपको बनाने के लिए पूछा है तो आप कुछ ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं बढ़िया से, क्योंकि अभी आपको मतलब समझ में आ गया होगा। एक्सपेरिमेंट मतलब दिखाएंगे, ठीक है, अभी नहीं दिखाएंगे, थोड़ा ये इस स्लाइड खत्म होने के बाद एक एक्सपेरिमेंट भी दिखाएंगे आपको कि कि आपको अलग अलग फेजेस ऑफ द मून दिखते कैसे है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लास्ट क्वार्टर, यहाँ पे वेनिंग क्रेसेंट, वेनिंग अगर आपको वेनिंग वैक्सिंग पढ़ाया नहीं होगा फिर भी आप देख लीजिए, ठीक है। तो वेनिंग का मतलब कम जाना, ठीक है, मतलब देखिए यहाँ से सनलाइट आ रहा है, ठीक है। आप सिर्फ आधा आधा पार्ट ऑफ द मून लाइटेड रहता है ऑलवेज, क्योंकि देखिए जैसे अर्थ में आधा साइड डार्क हो, मतलब आधा साइड में दिन होता है, आधा साइड में रात होता है, तो वैसे ही ऑब्वियसली मून में भी आधा साइड में दिन होगा, आधा साइड में रात होगा, ठीक है। तो देखिए जब मून ये वाले स्टेज मतलब ये वाले से स्टार्ट नहीं करते, जब मून यहाँ पे रहता है, ठीक है, तो मतलब पूरा का पूरा ये वाला साइड, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, आप यहाँ से देख रहे होंगे, ठीक है। तो आपको दिखाई देगा कि पूरा का पूरा ही मून आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसको अपन फुल मून बोलते हैं। और अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है, तो आप तो ये वाला साइड मतलब ये वाला साइड तो सन को फेस कर रहा है, अर्थ को तो फेस नहीं कर रहा, तो आप सिर्फ वो वाला साइड देख पाएंगे जहाँ पे कि मतलब सनलाइट पहुंच ही नहीं रहा है, तो वहाँ पे आप चांद को बेसिकली देख ही नहीं पाएंगे। उस फेस को, मून के फेस को अपन बोलते हैं न्यू मून। तो वैसे ही वेनिंग क्रेसेंट का मतलब देखिए आप, तो हाफ मून के केस में आप देखिए सनलाइट ऐसे रीच कर रहा है, तो मतलब आधा मून लाइट अप हो रहा है। और आप यहाँ से भी क्या देख पा रहे हैं कि ये वाला पार्ट आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आधा ही पार्ट देख पा रहे होंगे, तो ये वाला पार्ट आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि आधा मून आप देख पा रहे होंगे, कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा। तो इसको अपन हाफ मून बोलते हैं, ठीक है। तो अभी अभी वैसे ही आप ये वाला भी पार्ट ऑफ द मून हाफ मून की तरफ देख पाएंगे, ठीक है, ऐसे कुछ। तो ऐसे ये वाला पार्ट आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो वैसे ही अभी
तो देखिए क्रेसेंट के केस में क्या होता है कि देखिए आप यहाँ मैंने यहाँ पे बनाए हैं पहले से, ठीक है, कि अब ज़्यादा साइड डार्क होगा, ठीक है। तो इस केस में आप कहाँ से देख रहे हैं, यही से ही देख रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली आधा आधा पार्ट ऑफ द मून लिट अप रहेगा और आप ज़्यादा साइड डार्क देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप ज़्यादा साइड डार्क ही है और कम कम पार्ट ऑफ द मून लाइटेड है, ठीक है। मतलब एक्चुअल में मून मून आपको यहाँ से यहाँ पे भी एक मतलब मून ही है जो कि आपको दिख नहीं रहा, ये वाला पार्ट आपको दिखाई नहीं देता, ठीक है। पर है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको शायद तक दिखाई भी दे वो वाला पार्ट, पर वो अंधेरे में ही ढका होगा, ठीक है। और अगर आप गिब्बस के केस में देखेंगे तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर आप यहाँ से देख रहे हैं तो आपको दिखाई देगा कि आप ज़्यादातर पार्ट मतलब लाइटेड देख पाएंगे और कम पार्ट ऑफ द मून नहीं देख पाएंगे, ठीक है आप। तो ऐसे ही आपका फेजेस ऑफ द मून भी कवर्ड हो गया। पहले तो मैं सोचता था कि ये कोई मून को आधा खा जाता है, फिर कभी और खा जाता है और कभी पूरा खा जाता है, फिर से नया मून आता है, ऐसे करके मैं कुछ सोचता था, ठीक है। पर अभी पता चला कि क्या माजरा है, ठीक है। आपको भी अभी शायद पता चल गया होगा, ठीक है, और समझ में भी आ गया होगा। ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है फेजेस के भी ऊपर, अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट हुआ तो ये वाला भी पार्ट देख लीजिए। देखिए इसमें मैंने लिया है मतलब एक जो क्या सोर्स ऑफ लाइट और एक ये क्या बोलते हैं, और एक क्ले से बना हुआ चांद, जो कि आपको आपने लास्ट एक्सपेरिमेंट में देखा था, ठीक है। तो देखिए इस केस में ये आप अभी देख सकते हैं कि आप हाफ मून देख पा रहे हैं, क्योंकि अभी के लिए फिलहाल आप आधा आधा पार्ट ऑफ द मून देख पा रहे हैं। अभी मैं थोड़ा सा मूव किया अपने कैमरा को तो गिब्बस मून अभी देख पा रहे हैं, फिर ये गिब्बस का भी पार्ट धीरे धीरे हुआ, अभी फुल मून देख पा रहे हैं अगर आप इस पर मतलब ऐसे देखें और लाइट लैंप इधर पे, क्योंकि एक सेकेंड। जब आपका लैंप इधर है नीचे आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। और ये है क्रेसेंट मून, जब आप और थोड़ा सा आगे आए, फिर उसके न्यू मून, जब आप जस्ट सामने आ गए देखिए मून के मतलब लाइट के जस्ट सामने, फिर वैक्सिंग क्रेसेंट आ जाएगा, फिर वैक्सिंग गिब्बस आ जाएगा, फिर लास्ट में फिर से फुल मून आ जाएगा। देखिए फुल मून अगेन, देखा, ऐसे करके आप ये कर सकते हैं। अभी आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा कि आपका जो फेजेस ऑफ द मून कैसे आपको मतलब अलग अलग पर्सपेक्टिव से मून दिखाई देता है आपके पर्सपेक्टिव में। आप सब वक्त एक ही साइड ऑफ द मून देख पाते हैं। और एक जो एक होता है आप एक एक साइड होता है जो कि आप देख पाते हैं और एक साइड होता है जो कि आप नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि देखिए जैसा कि आप अगर एक क्रिकेट बॉल देंगे तो आप अगर उसे देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक ही साइड देख पा रहे हैं, जो आपका जो पीछे वाला साइड है उसको नहीं देख पाते। वैसे ही आपका मून भी तो स्फेरिकल शेप है ना, तो इसलिए आप उसका आगे वाला साइड देख पाते, पीछे वाला साइड नहीं देख पाते, क्योंकि इसका मेन रीज़न है कि उसका एक रोटेशन जो होता है मून का वो एक रिवॉल्यूशन के बराबर रहता है। आपके इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये वाला वीडियो देख लीजिए। तो देखिए आप लोग हर वक्त एक ही साइड ऑफ द मून देखते हैं, ये चीज़ प्रूव करने के लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, जिसमें मैंने लिया है एक ग्लोब और एक चांद का टुकड़ा। आई मीन अरे कहना क्या चाहते हो? एक सस्ता चांद जो कि क्लेडो से बना है, ठीक है। तो देखिए बेसिकली जो मून का एक रिवॉल्यूशन है वो एक रोटेशन के बराबर रहता है, ठीक है। इसका मतलब आपका जो चांद है वो कुछ ऐसे रिवॉल्यूशन करता है। देखिए यहाँ से आपका रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, देखिए आपका सब सब वक्त एक ही साइड ऑफ द मून आप देख पाएंगे, देखिए कुछ ऐसे, फिर उसके धीरे 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 एक रिवॉल्यूशन खत्म हुआ। मतलब देखिए एक रोटेशन के साथ साथ ऐसे ही एक रिवॉल्यूशन भी खत्म हो गया, ठीक है। तो इस केस में बेसिकली जो पार्ट ऑफ द मून आप देख नहीं पा रहे थे, मतलब ये जो ऑरेंज पार्ट, ये होता है डार्क साइड ऑफ द मून। मतलब इस चीज़ को आप कभी देख नहीं पाते और कभी देखेंगे भी नहीं, क्योंकि आपने देखा ही है कि कैसे एक रिवॉल्यूशन और रोटेशन ऑफ द मून सेम होता है, ठीक है। तो देखिए ऐसा कुछ होता है रिवॉल्यूशन मून का, आप इसमें सिर्फ लाइट साइड देख पा रहे होंगे, ठीक है। होगा अभी द सरफेस ऑफ द मून। तो पहले लोग सोचते थे कि मून मतलब देखिए पहले स्टोरी एक्सपेक्टेशंस ऑफ स्टोरी टेलर, मून इज़ अ फैक्सिनेटिंग ऑब्जेक्ट। मतलब कोई कोई लोग तो सोचते थे कि वहाँ पे कुछ अलग प्लेनेट होगा, कुछ अलग अलग तरीके के पेड़ दिखाई देंगे, या फिर कुछ तो अच्छा दिखाई देगा कि वहाँ पे एलियंस रहा करते होंगे, ऐसे करके भी कोई 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 लोग सोचते थे। या फिर कोई कोई लोग मतलब अलग अलग कहानियाँ भी बनते थे मून के ऊपर, कोई कोई लोग अच्छे अच्छे पोएम्स लिखते थे। पर जब 21 जुलाई 1969
में जब अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन मतलब मून पे पहुंचे, ठीक है, तो उस समय हमको मून का एक्चुअल व्यू दिखाई दिया कि मतलब बेसिकली मून में कुछ है ही नहीं। वो बस एक वाइट कलर का मतलब एरिया है जहाँ पे कुछ है ही नहीं, नो एटमॉस्फियर, नो लाइफ, इट्स डस्टी एंड बैरन, many craters of different sizes, or it has large number of steep and high mountains, one of the largest highest as high as earth's highest mountain, जैसे कि आप ले सकते हैं मॉन्स हाइगेंस। ये वाला इतना इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं पर फिर भी ये 5500 मीटर्स मतलब ऊंचा है, मतलब ऑलमोस्ट तो नहीं बोल सकते, आधा ऑफ माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो माउंट हैगिंस करके हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द मून है आपके एक्स्ट्रा ये के लिए, ठीक है। तो अभी मतलब आपको इसमें नो वाटर तो लिखना नहीं है क्योंकि मून में एक्चुअल में वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि डिस्कवर किया गया था। और अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा ये करना है तो आप रिसर्च कर सकते हैं इसके ऊपर कि मून में वाटर कैसे प्रेजेंट है, ठीक है, और किसने वाटर को खोज की थी, ठीक है। तो अभी जो स्टार्स जो कि आजकल ज़्यादा दिखते नहीं है अगर आप शहरों में रहते होंगे, ठीक है, शहर वाले लोग ज़्यादा स्टार्स नहीं देख पाते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए लाइट पोल्यूशन करके एक चीज़ होता है। अगर आपको इसके बारे में भी चाहिए तो वीडियो बता सकते हैं, फिर रिसर्च भी कर सकते हैं खुद का। तो देखिए स्टार्स जो आप रात को देख पाते हैं आसमान में मतलब है बहुत सारे स्टार्स, ठीक है। तो द स्टार्स मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अगर आप बहुत देर तक किसी यहाँ मतलब बैठ के अगर आकाश को देखेंगे तब देखेंगे कि स्टार्स ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं, जैसे कि आपका सन ईस्ट टू वेस्ट मतलब पूर्व से उगता है, मतलब ईस्ट से उगता है और पश्चिम में ये होता है, मतलब ये मतलब छुप जाता है, ठीक है। तो वही वैसे ही स्टार्स भी ईस्ट से वेस्ट तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो ड्यू टू सनलाइट दे आर नॉट विजिबल इन मॉर्निंग टाइम, मतलब जब सुबह होती है तो सन का लाइट होता है, सन कुछ ज़्यादा ही ब्राइट हो जाता है, इसके कारण आप स्टार्स को मतलब सुबह नहीं देख पाते। पर सुबह भी आपके आकाश में रहता है स्टार, मतलब आकाश नहीं बहुत दूर रहता है एक्चुअल में, ठीक है। तो स्टार्स आप देख सकते थे अगर सन का लाइट इतना ज़्यादा ब्राइट, मतलब अगर सन इतना ब्राइट नहीं होता, ठीक है। तो द स्टार विच इज़ मतलब ज़्यादातर रेलेवेंट स्टार तो आप पोल स्टार जानते होंगे, ठीक है। पोल स्टार का मतलब पहले पुराने ज़माने में जब कंपास नहीं हुआ करता था तो लोग मतलब जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लोग हैं, मतलब स्पेसिफिकली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि साउदर्न हेमिस्फीयर के लोग पोल स्टार नहीं देख सकते, उसका रीज़न मैं बाद में बताऊंगा। पर पहले जो सेलर्स थे नॉर्थ डायरेक्शन ढूंढने के लिए नॉर्थ स्टार का उपयोग करते थे, और जो साउदर्न हेमिस्फीयर में होते हैं वो लोग तो आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे इक्वेटर है और ऊपर में तो लैंड है। तो लैंड से आप कैसे पोल स्टार देख पाएंगे, लैंड तो आपका ये ब्लॉक कर रहा है ना विजन, यहाँ से आप देख नहीं पाएंगे पोल स्टार सैडली, जो साउदर्न हेमिस्फीयर के लोग हैं। पर ज़्यादातर लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लोग मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं इसलिए पोल स्टार ले लिया, ठीक है। जो लोग साउदर्न हेमिस्फीयर में होंगे वो लोग अलग स्टार्स को देख के अपना डायरेक्शन पता करते होंगे, ठीक है। तो देखिए जिस समय कुछ और नहीं होता था वो लोग स्टार्स का उपयोग करते थे। अभी देखिए पोल स्टार को कैसे ढूंढते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। और जो आपके जो स्टार्स है वो एक मतलब एक तरीके से एक पैटर्न बनाता है कभी कभार, ठीक है। मतलब जो स्टार्स पर्टिकुलर पैटर्न बनाते हैं, आप भी बना सकते हैं एक पैटर्न कि कभी घर दिखाई दे देता है आपको कोई, मतलब पुराने ज़माने के लोग तो इससे एनिमल्स मतलब इमेजिन करते थे कि ये देखो ये स्टार्स ज्वाइन कर रहे हैं एक सांप जैसे, कोई कोई एनिमल मतलब कोई बर्ड जैसे, कोई लॉयन जैसा, और या फिर कोई हंटर जैसा, या फिर कोई चम्मच जैसा कभी कभार, ठीक है। तो ऐसे हम लोग एक पैटर्न भी ड्रॉ कर सकते हैं जिससे एक हम लोग एक एक्चुअल मतलब ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट कर सकते हैं उस पैटर्न को, ठीक है। तो उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन, ठीक है। तो हम लोग इस ये वाले चैप्टर में हम लोग चार ठोक मेन कॉन्स्टिलेशन के बारे में देखेंगे, तो चलिए देखते हैं और क्या। हाँ, तो सबसे पहला कॉन्स्टिलेशन आया, ठीक है। सबसे पहला कॉन्स्टिलेशन है नहीं ओरियन नहीं, उर्सा मेजर, ठीक है। उर्सा उर्सा मेजर क्या है, उसको हम लोग द ग्रेट बियर भी बोलते हैं, मतलब बहुत कुछ बोलते हैं। वी कॉल इट बिग डीपर, ग्रेट बियर और सप्तऋषि, मतलब इतने सारे नाम हैं एक ही कॉन्स्टिलेशन के। सप्तऋषि तो नाम से ही आपको लग रहा होगा कि हम इंडियंस ही बुलाते होंगे, ठीक है। तो बेसिकली सप्तऋषि 7 ऋषियों के बारे में, मतलब 7 ऋषियों को देख के बनाया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है एंशियंट इंडियन सेजेस, ठीक है। तो 7 ऋषियों के नाम पे एक कॉन्स्टिलेशन लिखा है, ठीक है।
तो ये बेसिकली ज़्यादातर समर टाइम पे दिखाई देता है, ठीक है। जो चार्ट है वो मैं एक ट्रिक भी दूंगा ये चीज़ याद रखने के लिए, ठीक है, कि कौन सा समर में दिखाई देता है, कौन सा विंटर में दिखाई देता है, ठीक है। तो देखिए, अपियर्स लाइक बिग लैडल। बिग लैडल का मतलब चम्मच टाइप सोच लीजिए, जिससे मतलब आपके मतलब डेफिनेशन में लिखा है कि एक चम्मच जिससे पानी टाइप पी सकते हैं। मतलब कुछ एक तरीके से सर्व करने के लिए स्पून होता है, उससे लैडल बोलते हैं, या फिर आप इसे क्वेश्चन मार्क जैसे भी इमेजिन कर सकते हैं। अभी तो ये जॉइंड है, नहीं तो अगर अगर आप ऐसे 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 करके ज्वाइन करेंगे तो ये क्वेश्चन मार्क टाइप भी दिखाई देगा। मतलब बहुत तरीके से आप एक कॉन्स्टलेशन को सोच सकते हैं। और ग्रेट बियर कैसे, आप फिर आप पूछेंगे भाई ग्रेट बियर कैसे नाम, ये तो भाई ऐसे दिखाई देता है ये कॉन्स्टलेशन, फिर ग्रेट बियर कैसे बोलेंगे। इसके आगे भी कुछ कुछ ऐसे स्टार्स होते हैं जो कि मतलब उतने दिखाई नहीं देते ठीक से, पर वही उसके मतलब अगर आप और सारे स्टार्स भी ज्वाइन कर देंगे इससे, तो ये ग्रेट बियर का भी मतलब ये सब मेन स्टार है, प्रोमिनेंट स्टार है, जो कि आप आराम से देख सकते हैं नाइट स्काई में। और जो और सारे स्टार जो कि है इसके आगे पीछे, उसको मतलब उसको अगर आप ज्वाइन करेंगे, उसको मिला के ज्वाइन करेंगे, तो फिर आपका ग्रेट बियर बन जाएगा। मतलब एक तरीके से भालू जैसे भी दिख सकता है, मतलब अगर हम और सारे स्टार्स को जो अच्छे से दिखाई नहीं देते उनको भी ज्वाइन कर ले तो। पर अभी के लिए फिलहाल तो अगर पूछा ग्रेट बियर तो ऐसे बना सकते हैं आप, ठीक है। और अभी बात आई पोल स्टार की। अभी ये उर्सा मेजर की मदद से आप पोल स्टार ढूंढ सकते हैं, क्योंकि पोल स्टार तो अपन गेस नहीं कर सकते कि कहाँ पे है। ये पोल स्टार नहीं है क्या, ये पोल स्टार है, ऐसे करके मतलब आप मतलब ऐसे तो हमें पता नहीं चलेगा पोल स्टार कौन सा है। तो ये देखिए उर्सा मेजर अगर आपने देखा है, ठीक है, तो इसके ये वाले छोर में, ये वाले जो छोर को अगर आप मतलब ये वाले एरिया को अगर आप एक्सटेंड करके आगे 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 देखेंगे, तो पोलियारिस आपको मतलब पोलियारिस को पोल स्टार ही बोलते हैं, वो दिखाई देगा। और अगर आप ऐसे भी कुछ एक कॉन्स्टलेशन मिलेगा, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो ये उर्सा माइनर करके कॉन्स्टलेशन भी बनाता है पोल स्टार, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैंने लिखा भी है, वी इफ वी टुक टू स्टार्स ऑफ उर्सा मेजर एंड ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, तो अपन को एक ब्राइट स्टार मिलेगा जो कि होता है पोल स्टार, ठीक है, आपका पोल स्टार, जो कि सैडली साउदर्न हेमिस्फीयर में विजिबल नहीं है। अभी बात आती है ओरियन द हंटर की, मतलब ओरायन ही बोलते हैं, ठीक है। मैंने एक्स्ट्रा मतलब थोड़ा टाइटल लिखने के लिए ओरियन द हंटर लिख दिया, ठीक है। तो ओरायन बोलते हैं इस कॉन्स्टिलेशन को, जो कि हंटर जैसा दिखता है, मतलब एक्चुअल में तो दिखता है, ठीक है। देखिए, और ओरियन बेल्ट, इससे अगर आप थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं और थोड़ा सा देखते हैं आकाश में कि क्या क्या स्टार्स है, तो आपने देखा होगा कि तीन ठोक स्टार्स एक साथ एक लाइन टाइप बनाते हैं, ठीक है। तीन ठोक स्टार्स सब वक्त आप देखते होंगे। मैं भी आकाश में देखा करता था, तो देखता था कि ये तीन स्टार्स एक लाइन में खड़े हैं। तो ये एक्चुअल में एक कॉन्स्टलेशन का पार्ट है, जो कि है ओरायन। मैं तो इसे सब वक्त अभी देखता हूँ, जैसे ही मैंने ये चैप्टर पढ़ा तो मैं आकाश में देखा, अच्छा ये ओरायन कॉन्स्टलेशन का पार्ट है, ठीक है। तो ये ओरायन कॉन्स्टलेशन का पार्ट है, ठीक है। अगर आप उसके ऊपर में ऐसे ऐसे करके लाइन बनाए, तो एक हंटर टाइप आपको दिखाई देगा, ठीक है। और ये विजिबल रहता है लेट इवनिंग ऑफ विंटर में, ठीक है। विंटर सीजन के समय विजिबल होता है, जो कि मतलब अभी जब मैं वीडियो कैप्चर कर रहा हूँ तो विंटर जस्ट खत्म हुआ है अभी। तो ये वाले कॉन्स्टिलेशन में कम से कम मतलब कम से कम 7 to 8, मतलब 7 या फिर 8 स्टार्स होते हैं, ठीक है। और एक ठीक है। तो अभी इट्स ऑल्सो कॉल्ड हंटर, और एंड द मिडिल 3 स्टार्स रिप्रेजेंट्स द बेल्ट ऑफ द हंटर। मैंने बोला था ना, ये एक तरीके से ओरायन बेल्ट अपन उसको बोलता है, मतलब ये हंटर का बेल्ट बोलते हैं अगर आप कॉन्स्टिलेशन के भाषा में बोले तो, ठीक है। तो वी कैन लोकेट सीरियस थ्रू ओरायन, ठीक है। एक सीरियस करके स्टार होता है, ठीक है। सीरियस करके स्टार होता है, जो कि बिल्कुल सीरियस नहीं है, क्योंकि ये मतलब हमारे आकाश का सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है, ठीक है। तो अगर आप ये ओरायन बेल्ट को ऐसे एक्सटेंड करें, ठीक है, मैं तो दो दो दिशाओं से एक्सटेंड करके देखा था, तो मेरे को ये मिल गया था सीरियस स्टार। मैं बोला भाई बढ़िया, मेरे को स्टार मिल गया, जो मैंने बुक मतलब आप एक तरीके से जो बुक में पढ़ रहे हो वो थोड़ा रियल लाइफ में भी अप्लाई करके देखिए, मज़ा आएगा, ठीक है। तो सीरियस स्टार इज द ब्राइटेस्ट का स्टार इन द नाइट स्काई, आप देखना, ठीक है, बहुत ब्राइट दिखाई देगा सीरियस, ठीक है। और एक कॉन्स्टिलेशन का नाम है कसियोपिया, ठीक है। ये भी विंटर में विजिबल रहता है, अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट, ठीक है। सब अर्ली पार्ट ऑफ द डे और नाइट में ही लिखा है, ठीक है, ज़्यादातर एक लेट इवनिंग, कभी अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट तो नहीं है, पर विंटर में कौन सा समर में, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, ठीक है। तो अभी देखिए, इट ऑल्सो लुक लाइक डिस्टॉर्टेड एम और डब्ल्यू।
अभी आपकी मर्जी, आप इसको एम बोले या डब्ल्यू टी। क्या कोई कोई लोग अगर उल्टी उल्टी नज़र वाले होंगे तो उल्टा देखेंगे, कोई कोई सीधी, तो मैं इसको अम डब्ल्यू बोलता हूँ, ठीक है, एम अम डब्ल्यू। ठीक है, फोटो में कैप्चर किया है डब्ल्यू टाइप, ठीक है, नहीं तो आप एम भी बोल सकते हैं, ठीक है। अभी आया लियो मेजर, ये सबसे मतलब लास्ट डिस्कशन है, ठीक है। तो देखिए लियो मेजर एक तरीके से शेर जैसा दिखता है, ठीक है। जो मैंने बोला ना, कोई कोई कॉन्स्टिलेशन को एनिमल के साथ ज्वाइन कर देते, तो अभी तक के हम अपन ने भालू और शेर के बारे में पढ़ा है। कोई कोई फिश करके भी एक कॉन्स्टिलेशन है, पीसेस करके, ठीक है। आप देख सकते, आप सर्च कर सकते हैं गूगल में, अगर मैं बार बार गूगल का नाम ही ले रहा हूँ क्योंकि मतलब एक्चुअल में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। ये जो अगर आप स्पेस में देखें तो ठीक है। तो अभी देखिए 8 अपीयर्स इन द नॉर्दर्न स्काई, ठीक है। नॉर्थ स्काई में सब तो नॉर्थ स्काई के कई कॉन्स्टिलेशंस लिखे हैं, जो भी लियो मेजर, उर्सा मेजर, या फिर ओरायन तो मैं हर दिन देखते रहता हूँ, अपने आसमान में दिखाई देता है ओरायन बेल्ट, और कैसियोपिया भी है, ठीक है। सब नॉर्दर्न स्काई के ही कॉन्स्टिलेशन, एक बार देखता हूँ हाँ ठीक है। ये तो इसमें 9 ब्राइट स्टार्स होते, ठीक है। 9 ब्राइट स्टार्स होते, जैसे इसमें इसमें मैंने बताया था आपको कि कितने 7 to 8 स्टार्स होते हैं ओरायन में, वैसे ही इसमें भी 9 ब्राइट स्टार्स होते हैं। मतलब 9 ब्राइट स्टार से आपका लॉयन का ड्राइंग खत्म, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। तो अभी कौन से सीजन में होता है ये चीज़, मैं मतलब याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। तो देखिए जो आपका जो लियो मेजर है और जो उर्सा मेजर है, दोनों के लास्ट में मेजर मेजर लिखा है, तो दोनों के दोनों समर के कैटेगरी में डाल दीजिए, सारे मेजर वाले, ठीक है। जिसमें भी मेजर ले, क्योंकि याद करने वाला चीज़ है, इसलिए तो याद करने का एक ट्रिक भी बता देते हैं, ठीक है। तो ये तो जो मेजर मेजर वाले वो समर की कैटेगरी में, और जो जिसमें मेजर नहीं है, जो दोनों मेजर नहीं है, वो दोनों विंटर के कैटेगरी में। और देखिए कैसियोपिया भी एक डब्लू का शेप फॉर्म करता है, डब्लू फॉर विंटर होता है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि कौन सा विंटर में होता है, कौन सा कॉन्स्टिलेशन आपको समर में दिखाई देता है। तो अभी देखिए, और एक यहाँ पे नीचे में मैंने कुछ लिखा है, पोल स्टार्स हैव अ फिक्स्ड पोजीशन। मतलब मैंने आपको बताया था जैसा कि स्टार्स मूव करते हैं ईस्ट से वेस्ट पोजीशन में। आप मतलब आप देखे होंगे रात को, मैं बोला था कि अगर आप देखेंगे स्टार, मतलब आकाश को घूर घूर के, तो बहुत देर तक, तो फिर आप देखेंगे कि स्टार्स ईस्ट से वेस्ट पोजीशन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अर्थ मूव कर रहा है ना, अर्थ मूव करता है वेस्ट से ईस्ट पोजीशन में। तो आपके स्टार्स इसलिए मूव करते हैं ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। ऐसा है, यही लॉजिक है, ठीक है। आपको दिखाई देता है स्टार्स ईस्ट टू वेस्ट, पर वो एक्चुअल में मूव नहीं करते, ठीक है, बस हमें दिखाई देता है कि वो मूव करते हैं। वैसे ही पोल स्टार एक फिक्स्ड पोजीशन में रहता है। क्यों? पूछो क्यों? अगर आपको ये वाला इमेज याद हुआ होगा तो देखिए, पोल स्टार जस्ट अबव द एक्सिस प्रेजेंट होता है, और मैंने क्या बताया था, स्टार्स क्यों मूव करते हैं? क्योंकि अर्थ रोटेट करता है, तो अर्थ रोटेट किया, पर ये स्टार तो एक ही जगह पे है ना। ये वाला मतलब अर्थ अगर रोटेट किया तो ये वाला स्टार कभी इधर दिखाई दे सकता है, ये वाला स्टार के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, इमेजिनरी स्टार, ठीक है। ऐसे कभी इधर, पर ये पोल स्टार एक ही जगह पर अटका रहेगा, क्योंकि देखिए पोल तो ज़्यादा मूव नहीं करता ना, और ये जस्ट पोल के ऊपर है, ठीक है। तो इसलिए पोल स्टार एक तरीके से नॉन मूविंग है स्काई के पर्सपेक्टिव में। और अगर आपको पूछे कि यार ऑल द टाइम मूविंग, तो नहीं, क्योंकि वो अर्थ के कारण मूव मूव होते हुए दिखाई देते हैं। जैसे सन का भी आप एग्जांपल ले सकते हैं कि वो ईस्ट से वेस्ट जाता है, क्योंकि अर्थ मूव करता है, सन तो खुद मूव नहीं करता ना। उल्टा और सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड मूव करते हैं। अभी हो गया बहुत दूर, तारों तक पहुंच गए, ठीक है। अभी हम लोग अवर सोलर सिस्टम में आए हैं, ठीक है, अभी अपने ही सोलर सिस्टम में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें अभी देखिए, इसमें अपन लोग ऐसे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किए कि हम लोग सबसे पहले सैटेलाइट को तो सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले इनर प्लैनेट, फिर आउटर प्लैनेट, फिर और सब एस्ट्रॉइड, मीटियोराइट्स, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले इनर प्लैनेट के बारे में पढ़ते हैं। तो इनर प्लैनेट, सबसे पहला प्लैनेट क्या है? मर्क्यूरी, ठीक है। तो पहला प्लैनेट है आपका मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी सबसे छोटा प्लैनेट है और सबसे पास है सन के। अगर आप सोलर सिस्टम का डायग्राम देखेंगे तो, और इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व मर्क्यूरी बिकॉज इट इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम हिडन
इन द ग्लेयर ऑफ द सन। मतलब मतलब सन तो आपके अर्थ के सामने है, तो मर्क्यूरी मर्क्यूरी भी उसके साथ साथ एक छोटू सा प्लैनेट है। तो आपके अर्थ में, अर्थ से सन तो ऐसे भी सुबह सवेरे सारे के सारे स्टार्स को गायब कर देता है। तो मर्क्यूरी भी किस चिड़िया का नाम है? इसलिए मतलब ज्यादातर टाइम तो वो सन के ये क्या ब्राइटनेस में छुपा रहता है। और हम उसे कब देख पाते हैं? जब सन का ब्राइटनेस सबसे लो हो। तो सबसे लो ब्राइटनेस कब रहता है सन का? जस्ट बिफोर द सनसेट या फिर जस्ट आफ्टर द सनराइज। इसी टाइम पे हम मर्क्यूरी को जेन्युइनली देख पाते हैं। और एक अमेजिंग फैक्ट कि मर्क्यूरी है वो 58 दिनों तक रोटेट, मतलब एक रोटेशन कंप्लीट होने के लिए मर्क्यूरी को 58 डेज लगते हैं। और सबसे शॉर्टेस्ट रिवॉल्यूशन पीरियड के साथ मर्क्यूरी को 88 डेज सिर्फ लगते हैं एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। ठीक है। और कुछ दिनों बाद ऐसा अनुमान लगाया है साइंटिस्ट ने कि मतलब कुछ दिनों बाद मर्क्यूरी का जो 58 डे से धीरे धीरे और बड़ा बड़ा होते जा रहा है। जो रोटेशन टाइम है, पीरियड है मर्क्यूरी का, वो धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है। और एक टाइम पे साइंटिस्ट का ये अनुमान है कि वो 88 डेज रोटेशन और रिवॉल्यूशन दोनों करेगा। जैसे हमारा अर्थ, जो हमारा जो चांद है वो अर्थ के साथ करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ये हुआ आपका अर्थ। ठीक है। अर्थ जब रात हो जाती है तो वो पीछे तरफ देखता है, मतलब सिर्फ पीछे के प्लैनेट्स देख सकता है। जैसे कि मार्स हो गया आपका, मार्स अगर इधर पे हुआ तो वो अर्थ मार्स को देखेगा। जुपिटर को भी देख सकता है अगर रात हुई तो। मतलब वो सन के ऑपोजिट फेस करते हैं ना हम, जब रात होती है तो ये डार्क होता है ना रात के समय। तो इसलिए हम लोग सिर्फ जो अर्थ के पीछे वाले प्लैनेट्स है वही सब देख सकते हैं। ये मर्क्यूरी है। ठीक है। मर्क्यूरी क्या है? मतलब ब्राइट साइड, जब मतलब जब सुबह होती है तब मर्क्यूरी रहता है हमारे अर्थ के सामने, बस सन इतना ब्राइट रहता है इसलिए हम मर्क्यूरी को देख नहीं पाते। तो हम बेसिकली कब देख पाएंगे मर्क्यूरी को? जब जस्ट शाम हो गई होगी तो शायद तक हम मर्क्यूरी को देख पाते होंगे, या फिर वीनस को देख पाते होंगे। ठीक है। मर्क्यूरी और वीनस को देखने के लिए शाम और जस्ट शाम या फिर जस्ट सनराइज या सनसेट के समय हम अपन मर्क्यूरी और वीनस को इसलिए देख सकते हैं। ठीक है। पर अगर उसके उसके बाद हुआ, रात हुई, तो आप तो पीछे आ जाएंगे, देख नहीं पाएंगे मर्क्यूरी या वीनस को। ठीक है। इसलिए तो आप इसे हॉराइजॉन में देख सकते हैं, क्योंकि देखिए कितना, मतलब मैंने आपको दिखाया था कि मतलब कितना ये है। ठीक है। हम अपन जस्ट जब रात होने वाली होती है तभी देख पाते हैं, इसलिए हम लोग जस्ट पूरे रात को नहीं देख पाएंगे मर्क्यूरी को या वीनस को। ठीक है। तो वीनस इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू अर्थ। ये अर्थ से सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है और ब्राइटेस्ट, क्या ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई बोल सकते हैं मून के बाद में। ठीक है। मून के बाद वीनस ही सबसे ब्राइटेस्ट है नाइट स्काई में। ठीक है। और appears in the east sky before sunrise and near the western sky after sunset। तो ये ईस्टर्न स्काई बिफोर सनराइज में दिखाई देते हैं और वेस्टर्न स्काई आफ्टर सनसेट। मतलब एक तरीके से वीनस जस्ट सनराइज के बाद ईस्ट तरफ में दिखाई देता है, और वेस्ट में तब दिखाई देता है जब सनसेट हो रहा हो। ठीक है। अभी आया इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। ठीक है। ये बहुत ही कॉमन नेम है जो हम लोग वीनस को बोलते हैं, क्योंकि ये जस्ट सनराइज और सनसेट में बहुत ही अच्छे तरीके से दिख पाता है। ठीक है। अभी आया इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड हैज़ नो सैटेलाइट्स। देखिए जनरली प्लैनेट्स मूव करते हैं, मतलब ज़्यादातर प्लैनेट्स देखिए हाँ, तो अर्थ रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट। मर्क्यूरी भी मूव करता है वेस्ट टू ईस्ट। जुपिटर भी मूव करता है वेस्ट टू ईस्ट। वैसे ही मार्स, नेपच्यून, ये सब भी रोटेट करते हैं वेस्ट टू ईस्ट। बस वीनस और यूरेनस ये दोनों ही ऐसे प्लैनेट्स हैं जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं। तो इसलिए बस ये वीनस और यूरेनस ही ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं। ठीक है। यही दोनों ही एक रेयर है। ठीक है। और सबका अगर पूछा तो वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं। देखिए वीनस एक तरीके से स्पेशल प्लैनेट बन गया यूरेनस के साथ साथ। और अर्थ के बारे में तो आपको पता ही है, इट हैज़ लाइफ, इट हैज़ क्या बोलते हैं, राइट डिस्टेंस अवे फ्रॉम सन। मतलब वो एक ऐसे डिस्टेंस में, मतलब हमारा अर्थ एक ऐसे डिस्टेंस में सन से कि भाई
हमारा लाइफ एग्जिस्ट कर सकता है, ना ही ज़्यादा दूर जिससे हम मरक्यूरी जितना गर्मी झेल झेल सके, या फिर ना ही इतना सॉरी पास पास कि हम मरक्यूरी जितना गर्मी झेल सके, या फिर ना ही इतना दूर कि हम यूरेनस और नेपच्यून जितना ठंड कुल्फ़ी से भी बदतर ठंडा हो जाए, ठीक है। तो इट हैज़ राइट टेम्परेचर, प्रेजेंस ऑफ वाटर विथ सूटेबल एटमोसफियर फॉर अ लाइफ, ऐसे तो आप भी डिफाइन कर सकते हैं अर्थ को, ठीक है। तो द टिल्ट ऑफ द अर्थ इज एक्सिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सीजन, मतलब जो अर्थ के एक्सिस में टिल्ट है उसके कारण सीजन्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे अपन ने तो देखिए ले लीजिए कि यहाँ पे आपका सन है, ठीक है, यहाँ से आपका सन है और यहाँ से सनलाइट आ रही है, ठीक है। तो आपका अर्थ का एक्सिस कुछ ऐसे टिल्ट है और आपका इक्वेटर यहाँ पे, ठीक है। तो अभी देखिए ज़्यादातर सनलाइट कौन से हेमिस्फीयर में पड़ रहा है, यह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ रहा है ऑब्वियसली टिल्टमेंट के कारण, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और कम सनलाइट किधर पड़ रहा है, साउदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो देखिए ये टिल्ट के कारण आपका जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो ज़्यादा ये हो जाता है, गर्म हो जाता है, और यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट भी पड़ रहा है और ज़्यादा देर तक भी रह रहा है, इसलिए यहाँ पे गर्मी का मतलब समर सीज़न होता है। और यहाँ नीचे में क्या है, नीचे में इनडायरेक्ट सनलाइट और ऊपर से कम टाइम तक सनलाइट आती है, तो इसलिए यहाँ पे ठंडी का मौसम होता है, मतलब ठंड होती है। तो सोचिए इतना सही डिफरेंस हो जाने के कारण गर्मी और ठंडी में ठंडी जैसा ये आ जाता है, मौसम आ जाता है। तो सोचिए हम कैसे जगह पे प्रेजेंट है कि मतलब लाइफ पे एकदम हैबिटेबल है, सब है, पानी है, ग्रीनरी है, सब मछलियाँ हैं, और फिर सनलाइट सन से बचने के लिए एटमॉस्फेयर है, सब कुछ है ऑलमोस्ट। तो इसलिए टिल्ट जो आपके जो अर्थ के एक्सिस में जो टिल्टमेंट है उससे सीजन्स होते हैं, ठीक है। तो अभी आया मार्स। मार्स इज ऑल्सो कॉल्ड द रेड प्लैनेट, क्यों? क्योंकि आयरन ऑक्साइड के प्रेजेंस के कारण वहाँ पे आपको तो पता होगा कि रस्ट कैसा दिखता है, लाल लाल रंग का दिखता है। तो वैसे ही मार्स में ज़्यादा आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट है, मतलब वो ज़्यादा रस्ट प्रेजेंट है, इसलिए वहाँ पे उसको वो रेड दिखता है, ठीक है। और उस मार्स के पास दो ठोक नेचुरल सैटेलाइट्स है, फोबोस और डीमस करके, ठीक है। तो अभी आउटर प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो मतलब अब हमारा जो जुपिटर भैया है, जुपिटर का तो बाइक भी मिलता है जो कि बहुत फास्ट है, क्योंकि मेरे को लगता है कि जुपिटर फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट है, इसलिए शायद जुपिटर का भी नाम वैसा रख दिया होगा, जुपिटर जो स्कूटी है, ठीक है। तो और लार्जेस्ट है, मतलब सबसे बड़ा प्लैनेट है। और फिर इसके पास 1 अर्थ प्लेस कर किए जा सकते हैं जुपिटर के अंदर, ठीक है। और मास मास है उसका 3,131 मतलब 318 गुना ज़्यादा अर्थ के मुकाबले में। तो सोचिए जुपिटर कितना भारी होगा। आपके सर के ऊपर बिठा देंगे जुपिटर को ठीक है। इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स एंड फेंट रिंग्स अराउंड इट, मतलब फेंट रिंग्स मतलब उतने अच्छे मतलब दिखाई नहीं देंगे रिंग्स, पर है रिंग्स, जुपिटर के भी रिंग्स है। पर जो सैटर्न के केस में भाई रिंग्स का भंडार है सैटर्न के पास, ठीक है। तो इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, मतलब कम से कम 95 सैटेलाइट्स है कन्फर्म, अभी तक के 95 कन्फर्म सैटेलाइट्स है जुपिटर के पास, और फेंट रिंग्स भी है, ठीक है, सैटेलाइट्स होंगी, ठीक है। और अभी आया यूरेनस एंड नेपच्यून, जो कि आउटर मोस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम है, ठीक है। और उनमें से यूरेनस सबसे कोल्डेस्ट है। अभी याद रखना, नेपच्यून सबसे फारदेस्ट है, बट यूरेनस सबसे क्लोजेस्ट है, मतलब कोल्डेस्ट है, सॉरी कोल्डेस्ट है। और मर्क्यूरी दो सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट टू द सन है, पर वीनस सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। अब देखिए वीनस का तो पता है कि भाई उसके मतलब उसके पास मतलब बहुत सारे गैसेस होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड से ही भरा है ज़्यादातर वीनस का एटमॉस्फेयर, इसलिए वो बहुत ज़्यादा मतलब ये है, मतलब नर्क जैसा है, ठीक है। पर यूरेनस का भी रिसर्च चल रहा है कि वो क्यों सबसे कोल्डेस्ट है ऐसे करके, ठीक है। तो अभी यूरेनस इज़ हाईली टिल्टेड, मतलब एक तरीके से यूरेनस इतना टिल्ट है, मतलब ऑलमोस्ट जो आप 90 डिग्री है ना, एक सेकंड, मतलब आप देखते ही बोल दोगे कि ये अराउंड 90 सेंटीमीटर टिल्टेड है, 90 डिग्री टिल्टेड है, सॉरी 90 सेंटीमीटर बोल रहा हूँ मैं अभी, पता नहीं बीच बीच में क्या क्या बोल देता हूँ, ठीक है। तो अभी नेपच्यून तो सबसे फारदेस्ट प्लेनेट है, और वो सबसे लार्जेस्ट रेवोल्यूशनरी पीरियड भी है, मतलब रेवोल्यूशन के लिए सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, जो कि 165 ईयर्स,
भाई हम लोग इतने दिनों तक जिंदा नहीं रहते, तब मतलब हम लोग 2 बार जिंदा होके मर जाएंगे, तब जाके यूरेनस अपना एक चक्कर काटेगा। ठीक है, तो अभी चलते हैं कुछ कुछ द्वार प्लैनेट्स की तरफ। तो द्वार प्लैनेट्स कुछ कुछ है, मतलब इसका मतलब है कि वो बहुत छोटे प्लैनेट्स है। ठीक है, छोटे छोटे प्लैनेट्स। ठीक है, तो प्लूटो तो आप जानते ही होंगे। प्लूटो, अगर आप ज़्यादा सोलर सिस्टम के बारे में जानते होंगे तो प्लूटो के बारे में तो ज़रूरी जानते होंगे कि प्लूटो एक टाइम पे प्लैनेट डिक्लेयर किया गया था, बट सैड कि वो और प्लैनेट डिक्लेयर नहीं हुआ। ठीक है, मतलब बाद में से प्लैनेट डिक्लेरेशन से निकाल लिया, उसका एक रीज़न है। ठीक है, और हुमिया, हुमिया एक अंडा अंडा टाइप प्लैनेट है। ठीक है, अंडा टाइप, और ये मेक इरिस, ये कुछ कुछ द्वार प्लैनेट के एग्जाम्पल्स है। ठीक है, तो अभी चलते हैं एस्ट्रॉइड की ओर। तो एस्ट्रॉइड एक तरीके से रॉकी सब्सटेंस है जो कि ऑर्बिट करता है मतलब सन को ऑर्बिट करता है एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मतलब एक तरीके से डिफ्रेंशिएट किया है इस इमेज में कि एस्ट्रॉइड और मीटियोराइड। ठीक है, एस्ट्रॉइड एक तरीके से बहुत मतलब थोड़ा सा बड़ा रहता है पर प्लैनेट से छोटा रहता है, पर मीटियोराइड्स एस्ट्रॉइड को मतलब एस्ट्रॉइड के कोलिजन के कारण बनता है, और वो एस्ट्रॉइड से रिलेटिवली ऑब्वियसली छोटा ही होगा। ठीक है, तो दे आर मेनली फाउंड इन द एस्टेरॉयड बेल्ट इन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। मतलब वो मार्स एंड जुपिटर के बीच में एक तरीके से, मतलब ज़्यादातर एस्टेरॉयड कंसंट्रेटेड है मार्स और जुपिटर के बीच में। एक बार मैं दिखा देता हूँ। तो ये है आपका थोड़ा बहुत ब्लर इमेज। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही ब्लर है। और देखिए, पर आप ये तो देख पा रहे होंगे कि जो अर्थ है, नहीं सॉरी सॉरी, अर्थ नहीं, ये जो मार्स है, ठीक है, और ये जुपिटर है, इनके बीच में कुछ कुछ वाइटिश सब्सटेंस आपको दिख रहा है। मतलब वाइटिश सब्सटेंस नहीं बोल सकते, क्योंकि ये है आपका एस्ट्रॉइड बेल्ट। ठीक है, ये है एस्टे लिख नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, ये है आपका एस्टेरॉइड बेल्ट जो कि प्रेजेंट होता है मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स के बीच में, जो कि एक तरीके से ये है, मतलब ज़्यादातर एस्ट्रॉइड्स वहीं पे ही कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, और भी आप कुछ कुछ चीज़ें देख पा रहे होंगे कि ये और ये सब चीज़ें, ठीक है, ये भी एक तरीके से सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, जिनको अपन बोलते हैं कॉमेट्स, जो कि अभी। ठीक है, तो ये जो लार्ज टेलीस्कोप है, ये हमारे एस्ट्रॉइड भैया को देख सकते हैं। ठीक है, लार्ज टेलीस्कोप्स जो बहुत बड़े टेलीस्कोप्स है, क्योंकि ऑब्वियसली छोटे तो इनको देखने में थोड़ा मुश्किल होता होगा। ठीक है, जैसे कि आपको छोटे छोटे अक्षरों को देखने में मुश्किल होती है। ठीक है, दीज आर लार्जर देन मीटियोराइड्स, मतलब ये मीटियोराइड्स से बड़े होते हैं। ठीक है, तो अभी चलते हैं कॉमेट्स की ओर, जो कि मैंने आपको बताया था जब मैंने वो इमेज दिखाया था कि ऐसे कुछ दिखते हैं कॉमेट्स। ठीक है, तो ये कॉमेट भी रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, पर आप देखिए इन दोनों का डिफरेंस क्या है कि ये मतलब एस्टेरॉइड एक तरीके से मतलब खाली खाली रहता है, पर कॉमेट के पास टेल रहता है। ठीक है, एक टेल रहता है जो कि, और ये भी रिवॉल्व करता है सन के अराउंड, और इनका ऑर्बिट थोड़ा बहुत ओवल शेप्ड रहता है। जैसे और आपको मैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बोल देता हूँ कि अर्थ का भी ऑर्बिट पूरी तरीके से सर्कुलर नहीं है, वो भी थोड़ा बहुत ओवल शेप्ड है ऑर्बिट। ठीक है, और अभी ठीक है, व्हेन आइस एंड डस्ट वेपराइजेस नियर द सन फॉर्म्स अ टेल। ठीक है, तो जब आइस और डस्ट, मतलब कॉमेट आइस और डस्ट से बना है। ठीक है, तो जब ये वेपराइज कर जाता है तब जाके आपका टेल बनता है। ठीक है, कॉमेट का जो पूंछ। ठीक है, तो ये वेपराइज कब होगा, जब वो सन के पास पहुंचेगा। मतलब एक तरीके से कॉमेट एक टाइम पे सन के पास आता है और सन के बहुत दूर चले जाता है बहुत दिनों तक। ठीक है, बहुत दिनों तक, बहुत बहुत दिनों तक भी नहीं, बहुत सालों तक, मतलब कम से कम सेंचुरीज तक। ठीक है, तो अनलाइक एस्टेरॉइड्स वी कैन व्यू कॉमेट्स इवन इफ दे आर सो मच अवे फ्रॉम द अर्थ। मतलब देखिए, एस्टेरॉइड्स को हम इजीली देख नहीं पाते, पर हम कॉमेट्स को आराम से देख पाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए वो इतने ब्राइट रहते हैं, इतना मतलब टेल वेल रहता है, तो आराम से दिख दिख जाता है हमें अर्थ से। ठीक है, तो अभी देखिए कॉमेट्स रिवॉल्व इन हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट्स, मैंने बोला था ना। देखिए, ले लीजिए कि आपका सन यहाँ पे है। ठीक है, ये सन थोड़ा अजीब सा दिख रहा है, फिर भी कॉपरेट कर लीजिए। ठीक है, सन ऐसा है, ठीक है आपका, और फिर उसके बाद ऐसे आपका कॉमेट का ऑर्बिट कुछ इतना एलिप्टिकल होता है। ठीक है, और जो हमारे प्लैनेट्स का ऑर्बिट रहता है वो कभी कुछ ऐसा कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, रुकिए एक सेकेंड, ये हाँ, ये हमारा सन हो गया। ठीक है, और कॉमेट का ऑर्बिट कुछ ऐसा इलिप्टिकल का मतलब ऐसा शेप होता है। ठीक है,
और हमारे प्लैनेट्स यही का ऐसे सर्कुलर सर्कुलर ऑर्बिट भी नहीं होता, उनका थोड़ा सा एलिप्टिकल होता है, थोड़ा सा। ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे रोटेट करते होंगे हमारे प्लैनेट्स, ठीक है। मतलब उनका ऑलमोस्ट सर्कुलर और एलिप्टिकल बोल सकते हैं, मतलब ज़्यादातर सर्कुलर होता है, एलिप्टिकल थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा ओवल शेप। जैसे कि जब आप सर्कल ड्रॉ करते हो तो आप परफेक्टली ड्रॉ नहीं करते ना, थोड़ा ओव्यूलर रहता है, तो वैसे ही, ठीक है। तो अभी अपना आया देयर इज रिवॉल्यूशन पीरियड इज़ वेरी लॉन्ग, मतलब हाँ, जो कॉमेट का जो रिवॉल्यूशन पीरियड है वो बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत लंबा पीरियड है, ठीक है। जैसे कि आप ले सकते हैं हैलीज कॉमेट का बारे में, ठीक है। तो ये हर मतलब हर 76 ईयर्स के बाद हमें अर्थ से मतलब पास आउट होके दिखाई देता है। लास्टली हम लोग इसे 1986 में देखे थे, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आगे चल के कब दिखाई देगा, ठीक है। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मीटियोरॉइड्स, मीटियोर्स और मीटियोराइट्स के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली मीटियोरॉइड क्या होता है, मैंने आपको ये कंपेयर किया था मीटियोर और मीटियोरॉइड्स के साइज़ के, मतलब एस्टेरॉइड और मीटियोरॉइड के साइज़ में, मतलब दोनों ही रॉकी होते हैं, दोनों रॉकी वजह से रॉक होते हैं, ठीक है, रॉक करते हैं। पर बेसिकली एस्ट्रॉइड कब बनता है, जब दो एस्ट्रॉइड एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं और इन दोनों एस्ट्रॉइड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, उन टुकड़ों को हम मीटियोराइट्स बोलते हैं, ठीक है। तो अभी मीटियोराइट्स आर आल्सो मेड अप ऑफ कोलिजन ऑफ एस्ट्रॉइड और कॉमेट्स, ठीक है। कॉमेट से भी कोलाइड करने से मीटियोराइट बन सकता है विथ ईच अदर, बट आर स्मॉलर देन एस्ट्रॉइड, ठीक है। तो दिस मीटियोराइट्स व्हेन एंटर द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ इट इज कॉल्ड मीटियोर। मतलब जब एक मीटियोराइड आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर के पास आता है, मतलब एटमॉस्फेयर की तरफ आता है, तब अपन उसे मीटियोर बोलते हैं। जब वो एक तरीके से मेल्ट डाउन करने लग जाता है, मेल्ट करने लग जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में आके, ठीक है। तो इट इज़ वेरी हाई स्पीड एंड ड्यू टू फ्रिक्शन, हमारे आपको तो पता ही होगा, फ्रिक्शन चैप्टर तो आपने पढ़ा ही होगा, कि हमारा जो एयर फ्रिक्शन के कारण हीट प्रोड्यूस होता है, हीट जनरेट होता है। इस हीट के कारण हमारा जो मीटियोर है वो ग्लो 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 करते करते ग्लो ग्लो करते करते एक एक टाइम पे इवापोरेट कर जाता है बहुत जल्दी, मतलब अर्थ के सरफेस में पहुंचने से पहले। पर कोई कोई ऐसे होते हैं कि कुछ ज़्यादा ही बड़े रहते हैं, जैसे कि अगर कोई एस्टेरॉइड आने से तो अर्थ तबाह हो जाएगा। अगर कोई थोड़ा सा बड़ा मीटियोराइड आया और अर्थ में टकराया, तो अर्थ में टकराने के बाद अपन उसे बोलेंगे मीटियोराइट्स, ठीक है। तो अभी आपको मीटियोराइड्स और मीटियोराइट्स के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट दैट आर रीच अर्थ सरफेस आर कॉल्ड मीटेराइट्स, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। दिस इज बिकॉज अर्थ एटमॉस्फेयर कुड नॉट कम्प्लीटली वेपराइज, ठीक है। जब हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर के अंदर इनफ ताकत नहीं होता वेपराइज करने के लिए, तब हमारा जो मीटियोर भैया है वो पृथ्वी के सरफेस में सक्सेसफुली पहुंच जाते, ठीक है। इन्वेस्टिगेटिंग मतलब ये सब इन्वेस्टिगेशन के लिए कि मतलब हमारा जो अर्थ कब फॉर्म हुआ था, मतलब कैसे फॉर्म हुआ था, क्या क्या प्रेजेंट था जब अर्थ फॉर्म होने वाला था, ये सब रिसर्चेस के लिए ये मीटेराइट्स इंपॉर्टेंट रहते हैं। पर कभी कभार डेंजरस भी हो सकता है, अगर आपके घर वर के ऊपर गिर गया तो सोच आपका घर बिक जाएगा, ठीक है। तो मीटियोर शावर एक टाइम, मतलब कभी कभार क्या होता है कि बहुत सारे मीटियोर्स एक साथ हमारे पृथ्वी के ऊपर आक्रमण करते हैं, पर ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर में मेल्ट डाउन कर जाते हैं, ठीक है। तो व्हेन अर्थ क्रॉसेस द टेल ऑफ स्वार्म्स ऑफ मीटियर्स आर सीन, ठीक है। सम ऑफ अकर एट रेगुलर इंटरवल्स ईच ईयर, मतलब अभी अगर आप सर्च करेंगे तो कोई कोई मीटियर शावर आपको मिल भी जाएंगे कि वो होने वाले हैं, ठीक है। बस यही डिफरेंस है कि अपन देख नहीं पाते, ठीक है, इंटरवल्स इन ईच ईयर, ठीक है। तो अभी हम अपने ऑलमोस्ट पूरे एंडिंग पॉइंट पे आ गए चैप्टर के। सबसे लास्ट है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, ठीक है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होते हैं, मतलब जो हम खुद लॉन्च करते हैं, ठीक है। मतलब सैटेलाइट का बेसिकली मतलब क्या है कि अपन लोग मतलब ऐसा चीज़ जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा हो, ठीक है, अर्थ या फिर कोई भी और प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा हो, उसे हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बोलते हैं। तो हमारे हमारे कुछ इंडियन सैटेलाइट्स के बारे में लिखा गया है, ठीक है। तो आर्यभट्टा फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, ठीक है, आर्यभट्टा करके, जो कि कुछ ऐसा दिख रहा था, ठीक है। वो लॉन्च किया गया था 1975 में। तब से हमारा हम इंडियंस का भी स्पेस का जो क्या यात्रा स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो फिर इनसैट भी लॉन्च किया गया, मतलब इंडियन नेशनल सैटेलाइट, जिसका फुल फॉर्म है
उसके बाद कल्पना 1, फिर एड्यूसैट एजुकेशनल सैटेलाइट लॉन्च किया गया। IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भी लॉन्च किया गया। अभी रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का काम क्या है? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का ये काम है कि अर्थ के जो सरफेस ऑफ द अर्थ को ये करना। मतलब रिमोट सेंसिंग का मतलब एक तरीके से जो मतलब IRS है, वो हमारे जो अर्थ को स्कैन कर देता है एक तरीके से, मतलब स्कैन करके फिर इंफॉर्मेशन भेजता है कि भाई कहाँ पे पेड़ कट रहे हैं, कितने सालों में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या फॉरेस्ट ज़्यादा उग रहे हैं या फिर बंधे पेड़ ज़्यादा काट के सिटीज़ ज़्यादा बना रहे हैं, बिल्डिंग ज़्यादा बन रही है, ऐसा करके। ठीक है, अभी आप अगर गूगल अर्थ जैसे साइट्स पे जाएंगे तो आप मतलब गूगल अर्थ आप डाउनलोड भी कर सकते हैं आपके मोबाइल फ़ोन में। आप देख सकते हैं कि कैसे चेंज हो रहा है हमारा अर्थ धीरे धीरे, कैसे आपके आइस कैप्स मेल्ट हो रहे हैं, ये सब आप देख सकते हैं। ठीक है, IRS की मदद से, IRS या फिर और कोई भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की मदद से। तो पर्पोजेस क्या क्या पर्पोज होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट का? वेदर फोरकास्टिंग के लिए होता है, ट्रांसमिटिंग टेलीविजन एंड रेडियो सिग्नल, मतलब आपका जो जहाँ से मतलब जैसे क्रिकेट मैच शूट हो रहा है, ठीक है, क्रिकेट मैच शूट हो रहा है तो वो आपके सैटेलाइट में जाएगा, मतलब जो सिग्नल्स भेजेंगे, जो कैमरा में शूट हुआ होगा वो सैटेलाइट्स में भेजेगा, फिर सैटेलाइट आपके पूरे पृथ्वी भर में भेजेगा, सारे के सारे फिर टीवी में आपको दिखाया जाएगा, ऐसा है। ठीक है, फिर टेली कम्युनिकेशन और रिमोट सेंसिंग, मतलब कम्युनिकेशन में मदद करेगा, रिमोट सेंसिंग में मदद करेगा, डिफेंस में मदद करेगा, स्पेस एक्सप्लोरेशन में मदद करेगा। तो बेसिकली ज़्यादातर तो अपन जब भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का नाम सुनते तो स्पेस एक्सप्लोरेशन ही सबसे पहले दिमाग में आता है, पर और भी सारे होते हैं। ठीक है, यूजेस, और ठीक है, डिफेंस में भी मदद किया जाता है। ठीक है, इसलिए कोई कोई अलग अलग सैटेलाइट्स का नाम डिफेंस सैटेलाइट भी है। ठीक है, डिफेंस अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, डिफेंस सैटेलाइट, टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट एंड सो ऑन। तभी आपके जो एंड फिजिक्स फिजिक्स के एंडिंग में आपके NCERT वालों ने एक ऐसा क्वेश्चन डाला है जो कि एक तरीके से ट्रिकी है। मतलब बेसिकली आपको ना ही मैथमेटिक्स में ऐसा कुछ पढ़ाया गया है, ना ही आपको साइंस में ऐसा कुछ पढ़ाया गया है, पर फिर भी आपके मतलब NCERT वालों ने पता नहीं क्यों ये क्वेश्चन दिया है, इसलिए ये भी अपन डिस्कस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में भी आने के चांसेस है। ठीक है, द रेडियस ऑफ द प्लैनेट जादू। ठीक है, एक प्लैनेट है जादू, ठीक है, जिसका रेडियस है 11 टाइम्स दैट ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, लेट इट भी एक प्लैनेट है जादू। ठीक है, उसका रेडियस है 11 टाइम्स दैट ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, मतलब जितना अर्थ का रेडियस है उससे 11 गुना ज़्यादा उस प्लैनेट जादू का रेडियस है। ठीक है, तो हाउ मेनी अर्थ कैन प्लैनेट जादू एकोमोडेट? ठीक है, कितने अर्थ प्लैनेट जादू के अंदर हम डाल घुसा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बेसिकली हमें वॉल्यूम का फंडा लगाना पड़ेगा। देखिए आपको समझाने के लिए इजी वे में मैंने लिया है ये एग्जाम्पल, देखिए, जिसमें कि मैंने लिया है एक छोटू सा क्यूब, मतलब छोटा सा क्यूब और एक बड़ा सा क्यूब। ठीक है, तो ये एक छोटा सा क्यूब है जिसमें कि मैंने लिखा है कि साइड मतलब जो साइड है, ये जो साइड है इस क्यूब का वो 2 टाइम्स लार्जर है देन दैट ऑफ अ स्मॉलर बॉक्स। ठीक है, तो मतलब ये 2 टाइम्स लार्जर है इससे, इसके साइड्स के मतलब मुकाबले। ठीक है, तो हमें ये निकालना है कि हम कितने छोटे क्यूब्स इस मतलब इस बड़े क्यूब के अंदर फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब घुसा सकते हैं एक तरीके से, जैसे ये वाले क्वेश्चन में अपन ने दिया है 11 टाइम्स द रेडियस, वैसे ही मैंने यहाँ पे दिया है 2 टाइम्स द क्या एड्ज एड्ज या फिर एड्ज या फिर जो भी साइड आप ले लीजिए। ठीक है, तो लेट द साइड, तो इसमें मैंने लेट किया है कि जो साइड ऑफ द स्मॉलर क्यूब है इसको एक्स। ठीक है, एक्स ले लेते हैं इसके साथ जो छोटे क्यूब के साइड को। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो ये वाला साइड होगा वो 2x हो जाएगा, 2 इंटू एक्स, मतलब इसका तो 2 टाइम्स ही है ना, तो 2x हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसका वैल्यू 2x हो गया। ठीक है, तो फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज साइड क्यूब, मतलब देखिए इसका वॉल्यूम आप कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, मतलब LBH एक तरीके से आप शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं इसका वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, आपने पढ़ा भी होगा मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो फिर वॉल्यूम ऑफ द लार्जर क्यूब कितना हो जाएगा, 2x का होल क्यूब, क्योंकि देखिए 2x इसलिए लिया क्योंकि ये एक मतलब देखिए साइड क्यूब है, तो साइड कितना है अभी के लिए फिलहाल 2x है, 2x, तो देखिए यहाँ पे भी 2x क्यूब, 2x का होल क्यूब मैंने लिया है। ठीक है, होल होल याद रखना है। ठीक है, ओनली x क्यूब नहीं लिया है, 2x का होल क्यूब लिया है क्योंकि 2x
इट सेल्फ एक मतलब साइड है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर क्यूब हो गया है एक्स क्यूब, ठीक है, क्योंकि इसका ये एक साइड है एक्स, तो इसलिए एक्स क्यूब हो गया। ये तो बहुत सेंस करता है, ठीक है। तो अभी देखिए, अगर हम इसे सॉल्व करें 2x³ को, तो 2 का क्यूब क्या निकलेगा 8, और x³ तो x³ ही रहेगा, क्योंकि अपन x³ को तो और सॉल्व नहीं कर सकते ना। तो 2 का क्यूब अपन ने निकाल लिया 8, और यहाँ पे x³ हो गया, ठीक है। तो फिर यहाँ पे अपन डिवाइड करने लगा दिए, तो डिवाइड कर देने से अपन को पता चल जाएगा। देखिए x³ यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और 8 बचा रहेगा, क्योंकि देखिए आप अगर मतलब बड़े को छोटे से अगर डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने मतलब क्यूब्स आप घुसा सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो 10 लार्जर बॉक्स कैन एकोमोडेट 8 स्मॉल बॉक्सेस, ठीक है। तो आंसर 8 आ गया, देखिए 8 आपका 8 आ गया आंसर ये वाले क्वेश्चन का। तब सिमिलरली दो मतलब कुछ कुछ मिनटें लेके आप कोशिश कर सकती है सॉल्व करने का, नहीं तो फिर आप डायरेक्ट सॉल्यूशन पे भी आ सकते हैं, जो कि हम अगले स्लाइड पे डिस्कस करेंगे। और हाँ, सॉल्यूशन मतलब देने से पहले मैं आपको एक क्लू दे देता हूँ। जो आपका जो हर एक मतलब जो ये तो स्फीयर है ना, तो इसको निकालने के लिए आपको स्फीयर का वॉल्यूम पता करना पड़ेगा, जो लार्जर स्फीयर है और स्मॉलर स्फीयर है। तो स्मॉलर स्फीयर का वॉल्यूम है 4/3, मतलब जो जनरली स्फीयर का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, पाई इंटू आर इंटू क्यूब, ठीक है, जो स्फीयर का वॉल्यूम है, ठीक है। और आप ये 4/3 पाई आर क्यूब लेट भी कर सकते हैं स्मॉलर स्फीयर का वॉल्यूम। अभी आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए ये वाले जो क्या बोलते हैं स्फीयर के वॉल्यूम को लेके। क्या था अभी आप बोलेंगे, ठीक है, देखिए भैया आपने 8 निकाल लिया आंसर, ठीक है, ये 8 आपने आंसर निकाल लिया, पर फिर हम कैसे मान ले कि 8 क्यूब से फिट हो सकते हैं। देखिए मैंने इनका रेशियो एकदम सेम लिया है, ठीक है। और अगर आप विजुअलाइज करके देखें तो देखिए मैंने इसके नीचे और एक क्यूब रखा है, ठीक है। तो देखिए ये दोनों तो एक ही क्यूब है, देखिए। तो ये एक क्यूब हो गया, ठीक है, ये 2 क्यूब हो गया, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये तीसरा क्यूब हो गया, फिर ये चौथा क्यूब हो गया, ये 5वां क्यूब हो गया, ये 7वां क्यूब हो गया, ये 9वां क्यूब हो गया, और ये 10वां क्यूब हो गया। तो आप विजुअलाइज करके भी देख सकते हैं, आपके सामने ही आप देख सकते हैं कि 8 ही क्यूब एडजॉइन कर रहे हैं। तो आप इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस वो 4/3 देखिए 4/3 पाई आर क्यूब वाला ये फॉर्मूला देख लीजिए, ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करके सॉल्व करने वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये जो प्लैनेट जादू वाला। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और आपने देखा कि ये जो आप हमने वॉल्यूम का ही फंडा लेके इसे सॉल्व किया है। तो एक स्फीयर का भी वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है, सेम फंडा लेके स्फीयर का भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए रेडियस इसमें 11 टाइम्स ज़्यादा है अर्थ से। सिमिलरली इसमें भी क्या था, 2 टाइम्स ज़्यादा था स्मॉलर क्यूब रिलेटिव टू क्या द लार्जर क्यूब, ठीक है। तो वही यही वाला फंडा लगा के सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 10 मिनट लगाइए कम से कम, क्योंकि मुश्किल क्वेश्चन है, समझ में आता है, वो हार्ड है। 2 hours later. तो इसमें अपन ने लेट ले लिया, ठीक है, लेट कर दीजिए कि आपका जो क्या बोलते हैं रेडियस को रेडियस ऑफ द अर्थ आर यूनिट्स में, ठीक है। जो आपका जो रेडियस है अर्थ का वॉल्यूम आप ले लीजिए 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, क्योंकि यही वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर है, ठीक है। तो आपने एक स्पीयर का वॉल्यूम 4/3 इंटू पाई आर क्यूब ले लिया, जैसे कि आपने लास्ट क्वेश्चन में लिया था छोटे वाले क्यूब का वॉल्यूम आर, ठीक है, आर ले लिया था, ठीक है, उसका जो साइड ले लिया था आर, और उसका वॉल्यूम हुआ था r³, ठीक है। तो देखिए रेडियस ऑफ द जुपिटर कितना है 11r, ठीक है। तो आपका जो रेडियस जुपिटर का जो रेडियस है वो 11r है, ठीक है। तो आप ऐसे करके जैसे अपन ने लास्ट क्वेश्चन में होल लिया, तो आपको क्या पता चल रहे वाले क्वेश्चन से कि आपका जो रेडियस है वो 11 टाइम्स है। तो आप देखिए अर्थ का तो आपने ले लिया, मान लिया कि देखिए अर्थ का मान लिया आपने कि 4/3 पाई आर क्यूब है। तो रेडियस ऑफ द जुपिटर 11r है, मतलब 11 टाइम्स अर्थ के मतलब रेडियस से ज़्यादा। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ द जुपिटर ऐसे ही क्या हो गया 4/3, देखिए 4/3 11r होल क्यूब, जो 4/3 पाई इंटू 11r का होल क्यूब, ठीक है, 11r को होल लिया है, जैसे कि अपन ने लास्ट क्वेश्चन में 2 साइड होल क्यूब लिया था, ठीक है।
सॉरी बैटरी बीच में ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो अभी देखिए 1331 इंटू 4/3 इन पाई आर क्यूब। देखिए 11 का क्यूब क्या होता है? 11 का क्यूब होता है आपका 1331, ठीक है। और आपने अगर ठीक है 1331 होता है, ठीक है। तो इसको अपन ने साइड में ले लिया, 1331 आर क्यूब आया आपका, ठीक है आंसर। आर तो क्यूब ही रहेगा, ठीक है। तो 1331 को अपन ने साइड में ले लिया, यहाँ पे ले लिया, ठीक है। और 4/3 पाई आर क्यूब को आपने एक जगह पे ले लिया, ठीक है। तो अभी आप क्या करेंगे, जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि आपने लार्जर क्यूब का जो वॉल्यूम निकला था उसको स्मॉलर क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड कर लिया, वैसे ही आपका वॉल्यूम ऑफ द जुपिटर इतना आ गया और वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इतना आ गया। तो आप जो छोटा तो अर्थ है इस केस में, तो कितने अर्थ फिट होंगे ये क्वेश्चन आया है। तो आप 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 1331 इंटू 4 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3 को क्रॉस कर लीजिए। देखिए कैंसिल आउट हो गए ये दोनों। तो आंसर कितना है? 1331 आपके सामने ही, तब से आप देख रहे होंगे 1331 क्यों लिखा है यहाँ पे तब से। तो 1331 है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 जुपिटर, हाँ ठीक है, ये जुपिटर प्लैनेट है। मैंने क्वेश्चन में प्लैनेट जादू लिख दिया, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं कि 1331 ही अर्थ घुस सकते हैं जुपिटर के अंदर। तो उम्मीद है आपको हमारा ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा और हमने आपको पृथ्वी की पार की दुनिया से आपको अच्छी खासी वाकिफ करा दिया होगा, ठीक है। और अगर आपको लगा कि हमारे जो इस वीडियो में कुछ गलतियां हैं या फिर कुछ ऐसा है कि आपको चाहिए था पर नहीं है, ठीक है, तो आप आपके जो सजेशंस है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि हम और इम्प्रूव कर सकें और आपके लिए और भी अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें। और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर अच्छा लगा होगा। और आप ऐसे ही और हमारे साथ पढ़ना चाहते होंगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं हमारे चैनल को, ठीक है। तो और जो हमारा जो प्रेजेंटेशन का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, अगर हो सका तो हम कमेंट सेक्शन में भी डाल देंगे, ठीक है। तो आप हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो भी चेक कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं आपके डिवाइस में, ठीक है। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए गुड बाय।